हेलो फ्रेंड्स। कल अपन लोगों ने जो पढ़ा था और उसमें था कि इंटरनल केयर एंड अराइवल ऑफ न्यू बॉर्न, जिसमें मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले कि लेबर पेन कैसे स्टार्ट होता है। कि शुरू में जैसे ही गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं वो अपने आप अपना स्थान ग्रहण करने लगती हैं और स्थान ग्रहण करते करते वो शिशु को नीचे की तरफ योनि मार्ग की तरफ धक्का देने लगती हैं, जिससे कि शिशु का वो जो 10 मिनट का पीरियड होता है शुरू के अंदर और धीरे धीरे करके और 30 से 35 सेकंड तक उसको बीच में रिलीफ मिलता है। फिर वापस से 10 मिनट के बाद में या बीच में बहुत तेज उसको लेबर पेन स्टार्ट होता है और वो पेन ही लेबर पेन कहलाता है। ये जो अनटॉलरेबल पेन होता है वो स्त्री के लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ और इसी को लेबर पेन कहते हैं, जो ये बीच बीच में गैप में होता है और बाद में उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है और अंत में वो, अभी अपन सामान्य प्रसव की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ये वाली बात आपको बता रही हूँ। बाद में अपन शल्य चिकित्सा की या उपकरणों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं या आजकल पेनलेस डिलीवरी भी होने लगी है, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उसके बाद मैंने बताया था कि ये तो लेबर पेन होता है और उसके बाद जब बच्चा यूनि मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है तो उसे कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मतलब प्रसव। तो यहाँ तक जब मैंने बताया था और उसकी मैंने किस किस तरह से वो होता है गर्भाशय के अंदर और किस किस तरह से बाहर निकालता है, ये सारा अपन लोग पढ़ चुके हैं कि पीठ और उधर में पीड़ा होती है, उधर की मांसपेशियां जो होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, कभी कभी अल्प मात्रा में रक्तस्राव भी होने लगता है क्योंकि एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है और योनि में से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है। ये सिम्टम्स होता है कि अब शिशु का जन्म होने वाला है। ये जो जन्म होने के बाद में इस समय गर्भवती स्त्री को मैंने ये भी बताया था कि मानसिक सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है, मानसिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब प्रसव क्रिया स्वाभाविक परंतु जटिल प्रक्रिया है। ये मैंने आपको बताया था कि जिनको निम्न आधारों पर समझा सकता है कि प्रसव पीड़ा के कारण क्या है। कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रसव की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, अवस्थाएं भी मैंने आपकी बताई हैं। प्रसव के प्रकार यह भी मेरे को बताने बाकी हैं। प्रसव के लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। प्रसव की अवधि ये भी मैंने आपको बता दी है कि प्रसव की अवधि जो होती है, मतलब वैसे पूरा गर्भकालीन जो होता है वो तो मैंने आपको बताया था कि 240.7 दिन होता है। और इसके अतिरिक्त मैंने असामान्य प्रसव जो कि अभी बताना बाकी है, शिशु के आगमन की तैयारी जो अभी अपनी चल रही है और जिसमें मैंने आपको लेबर पेन और डिलीवरी तक समझा दिया है। अब आता है कि प्रसव पीड़ा के कारण। इसमें भी मैंने बताया कि पूरे प्रसवकालीन अवधि के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो अति तीव्र गति से उसका स्रवण होता है और वो शिशु के लालन पालन में गर्भावस्था की जो महिला होती है उनके लिए बहुत ही अतिरिक्त कार्य करता है। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। अब ये सब बात होने के बाद में ये तक मैंने आपको बता दिया था कि प्रसव पीड़ा शुरू होती है और प्रसव हो जाता है। अब गर्भस्थ शिशु का जैसे जैसे बाहर बढ़ता है, पश्चियाँ संकुचित होती हैं और गर्भाशय से वो बाहर निकलता है और उसमें सारा का सारा कार्य जो होता है वो गर्भाशय का अपने स्थान पर आना और गर्भस्थ शिशु को नीचे की तरफ धक्का देना होता है। अब है प्रसव की अवस्थाएं। प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है कि प्रसव की प्रथम अवस्था का विस्थापन, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी इन डायलेशन। दूसरा जो होता है प्रसव की दूसरी अवस्था का निष्कासन, सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीवरी ऑफ एक्सपल्शन। तथा तीसरा जो होता है प्रसव की तीसरी अवस्था अपरा या अन्य झिल्लियों का संपूर्ण निष्कासन। अपरा जो जिसे कि अपन प्लेसेंटा कॉर्ड कहते हैं। प्लेसेंटा कॉर्ड क्या होता है? प्लेसेंटा कॉर्ड होता है जो कि बालक की, जो कि शिशु गर्भ में होता है तो उसकी नाभि से, माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो जो भी कुछ माँ अपना खाती है वो प्लेसेंटा कॉर्ड या अपरा नाल के द्वारा वो शिशु भी ग्रहण करता है। हाँ, एक बात मैं आपको बीच में बताने लगी, भूल गई थी कि माता का जो पोषण वाला जो पोषण मैंने बताया था उसमें मेरे को कल एक पॉइंट याद आया कि एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो भी कुछ माँ खाती है वो शिशु लेता है। शिशु तो अपना पूरा ध्यान रखता है। अगर माँ के पोषक तत्वों में जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है या जो भी आयोडीन है, इनकी कमी अगर होती है और पूर्व में उसका डिपोजिशन उसके बोन्स पे या कहीं पर होता है, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं पोटेशियम की, कैल्शियम की, जो कि बोन्स में डिपॉजिट होता है और बोन्स उसके द्वारा स्ट्रांग होती है। अगर माता
गर्भकालीन अवस्था के अंदर इन पोषक तत्वों को कम लेती है तो क्या होता है कि शिशु तो अपनी पूर्ति कर लेता है, और वो कैसे करता है कि वो माता के बोन्स में, दांतों में, इनमें जहाँ कहीं भी जो भी चीज़ जरूरत होती है वहाँ पर जो होता है उसको वो ग्रहण करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि माता स्वयं तो कमज़ोर होती चली जाती है और बच्चा अपना एक लिमिट तक स्वस्थ रहता है। लेकिन एक लिमिट के बाद में अगर और भी कमी है, फिर भी माता ने ध्यान नहीं दिया, गर्भवती स्त्री ने, तो फिर वो कमज़ोर बच्चा भी होता है। ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी, जो कि मैं इस लेक्चर में ऐड कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो अब अपन वापस से आते हैं कि प्रथम अवस्था, प्रसव की दूसरी अवस्था और प्रसव की तीसरी अवस्था या अपरा तथा अन्य झिल्लियों का संपूर्ण निष्कासन। जब डिलीवरी होती है तब क्या होता है कि प्रसव की प्रथम अवस्था जो होती है, इस अवस्था में प्रसव पीड़ा अति तीव्र से होती है। और वो मैं आपको बता देती हूँ कि शिशु का सिर नीचे के आना शुरू होता है, गर्भाशय अपना स्थान लेना शुरू कर देता है। संकुचन प्रत्येक 2-5 मिनट में होता है और 30-45 सेकंड तक रहता है। इस समय गर्भाशय का रक्त दबाव जो होता है वो 35 से 40 mmHg होता है। इस अवस्था में पीड़ा गर्भाशय के निचले हिस्से में होते हुए और फिर पैरों की ओर फैलती है। यह अवस्था अत्यंत ही कष्टप्रद होती है, मतलब माता से वो सहन नहीं होती, क्योंकि उदर के नीचे की तरफ से पहले स्टार्ट होती है, फिर पाँव की तरफ होती है और अंतराल भी बहुत कम होता जाता है। तो बार बार वो सोचती है कि चलो अब रिलीफ मिला, लेकिन वापस से पेन शुरू हो जाता है। दूसरा जो होता है कि गर्भाशयिक संकुचन होने से गर्भाशय में योनि द्वारा तक का मार्ग जो होता है वो विस्फारित हो जाता है। विस्फारित क्यों हो जाता है? क्योंकि उल्लू थैली जो एमनियोटिक बैग होता है वो फट जाता है। फटने के बाद में भ्रूण का दबाव उधर की तरफ बढ़ जाता है तथा अब नीचे की ओर खिसकने लगता है। शिशु का सिर पूर्ण रूप से अपना स्थान बना लेता है और इस स्थान अवस्था में शिशु बाहर आने के लिए मार्ग की तैयारी करता है। तो ये तो हुई आपकी प्रथम अवस्था। प्रसव की दूसरी अवस्था जो होती है निष्कासन। निष्कासन मतलब होता है डिलीवरी या एक्सपल्शन, मतलब बच्चे का बाहर निकलना। बच्चा इस अवस्था में अपनी सिर को, ग्रीवा को पूर्ण रूप से डायलेशन हो जाता है। गर्भाशयी थैली जो होती है वो फट जाती है, शिशु नीचे की ओर खिसक कर बाहर आने की ओर निकल जाता है और शिशु का जन्म हो जाता है। इस अवस्था को ही अपन डिलीवरी कहते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी। इस अवस्था में प्रथम अवस्था में अपेक्षाकृत कम पीड़ा होती है, क्योंकि पीड़ा इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि अब जो पीड़ा होती है वो उसको थोड़ी कम लगती है। पीड़ा तो होती है, उसका अनुभव भी होता है, लेकिन इस अवधि में आधे से 1 घंटे का टाइम बढ़ जाता है, जो कि पहले 10 मिनट कुछ सेकेंड्स ऐसे चलता था। इस अवधि में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। निम्न प्रक्रियाएं क्या होती है? गर्भाशय से के ऊपरी हिस्से एवं मध्यम पेशी में संकुचन होने लगता है, भ्रूण नीचे की ओर खिसकने लगता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीवा नीचे की ओर आने लगती है, नाड़ी गति तीव्र हो जाती है, मुंह में लार आने लगती है एवं पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। अब प्रसव की तीसरी अवस्था पर अपन आते हैं, जिसमें अपरा या अन्य झिल्लियों का निष्कासन होता है। शिशु जैसे ही बाहर आता है वैसे ही उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो भी बाहर आती है और अन्य जो कि निष्कासित पदार्थ होते हैं वो जो कि अंदर फ्लूइड जिसे कहते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं और नाभि रज्जु होता है, झिल्लियाँ होती है, जो कि सारी निष्कासित हो जाती है, शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तभी जो शिशु होता है वो कई बार झिल्लियों के अंदर व्यस्त बंद होता है और उसको काटा जाता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आती है जो कि उसकी नाभि से लगी रहती है, उसको भी डॉक्टर्स और लेबर रूम के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा उसको भी कट किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। आपको मैंने बताया था पहले कि कौन कौन से टीकाकरण होते हैं, तो टीकाकरण के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इन चीज़ों के टीके लगते हैं। और माता को लास्ट के 3 महीने में टेटवेक का या टेटनस का इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता है कि उसको किसी भी समय शल्य मतलब ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की या नॉर्मल डिलीवरी की आवश्यकता होती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स के होते हैं वो तो काम आते ही हैं। तो ऐसे में उसको सेप्टिक ना हो, तो इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसलिए उसको लास्ट के 3 महीने एक इंजेक्शन टेटवेक का जरूर लगाया जाता है। अगर भूल भी जाए तो अंत में भी लगा सकते हैं। गर्भाशय दीवार एवं अपरा अलग होना, ऐसा होने से गर्भाशय संकुचन के दौरान नीचे की ओर सर जाती है, योनि मार्ग खुल जाता है, शिशु का जन्म
कम पीड़ादायक होता है, गर्भाशय संकुचन के रक्त के साथ साथ अप्राप्त झिल्लियाँ आ जाती है और प्रसव के जो इस प्रकार से उसका प्रसव हो जाता है। अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतना तो आप पढ़ लीजिए कि मैंने आपके प्रसव की अवस्थाएं बताती, शिशु का जन्म हो चुका है और उसको नहला भी दिया गया है, उसकी झिल्लियाँ वगैरह सब सफाई करके, और माता या उसके परिवार के सदस्यों के हाथ में एक नवजात शिशु को दे दिया गया है। अब देखिए क्या होता है कि प्रसव के प्रकार, मैंने बताया था कि प्रसव के प्रकार मैं आपको बताऊंगी। अभी अपन नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। प्रसव के प्रकार जो होते हैं, एक तो प्राकृतिक और सामान्य प्रसव होता है, दूसरा मैंने बताया था कि उपकरणों की सहायता से, जिसे कहते हैं कि फोर्सिप डिलीवरी भी होती है कि कई बार बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है, तो फोर्सिप जो होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं। और तीसरा होता है जटिलतापूर्ण प्रसव या शल्य क्रिया द्वारा, जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। ये सिजेरियन डिलीवरी, ये जो बातें पुरानी है, लेकिन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आई है जिसमें कि माता अगर प्रसव की पीड़ा को नहीं झेल पाती है, लेबर पेन को नहीं झेल पाती है, तो फिर उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि रीढ़ की हड्डी में परिवार के किसी मेन सदस्य जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके साइन वगैरह करवा के और पूरा करके, और फिर वो इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि पेनलेस डिलीवरी होती है। तो इन सब के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।